अनुदारवाद का युग और वियना कांग्रेस, जिसमें हमने उसकी पृष्ठभूमि जो उसके बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हमने नेपोलियन के पतन के बाद में यूरोप की क्या समस्या थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं कि वियना कांग्रेस कि इन समस्याओं की पृष्ठभूमि में वियना कांग्रेस का यह सम्मेलन सितंबर 1814 जो उसमें प्रारंभ हुआ, किंतु एल्बा से नेपोलियन के पुनः फ्रांस आगमन के कारण सम्मेलन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गई और मित्र राष्ट्र अपने पारस्परिक मतभेद जो थे उनको भुलाकर यूरोप की शांति भंग करने वाले नेपोलियन के विरुद्ध एक हो गए और वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 को नेपोलियन का अंतिम रूप से पतन हो गया। और दूसरी ओर युद्ध के कुछ ही दिन पूर्व 9 जून 1815 को कांग्रेस ने अपने निर्णय जो उनके ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिया और वियना कांग्रेस के इन निर्णयों से ही 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य व्यवस्था जो उसकी आधारशिला रखी गई थी। अगली बात आती है वियना कांग्रेस के प्रतिनिधि कि वियना सम्मेलन यूरोप के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इतिहास में इससे पहले कभी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों का इतना विशाल सम्मेलन नहीं हुआ था। टर्की को छोड़कर यूरोप के अन्य सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इसके अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में पत्र प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, धर्मगुरु, कुलीन आदि शामिल हुए और इसमें ऑस्ट्रिया के सम्राट, रूस के जार तथा प्रशा, डेनमार्क, बुटेनबर्ग व बवेरिया के शासक सम्मिलित हुए और पोप का प्रतिनिधि कार्डिनल साल्वे, ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री कैसलर एवं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया और फ्रांस की ओर से प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ टेलेरा को भेजा गया और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यद्यपि निरंतर युद्धों के कारण ऑस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी, फिर भी सम्राट फ्रांसिस तथा प्रधानमंत्री मेटरनिक ने आमंत्रित अतिथियों का शानदार भोज तथा नृत्य आदि के कार्यक्रमों से आत्मविभोर कर दिया और इन अतिथियों पर ऑस्ट्रिया की सरकार का लगभग 8 लाख पाउंड व्यय हुआ। यद्यपि सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिज्ञों की संख्या अधिक थी, फिर भी 4 बड़े विजयी राज्यों अर्थात ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ तथा कुछ समय पश्चात फ्रांस में बड़े राज्यों की समिति का सदस्य बन गया और इन 5 राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधि अब उनकी नीति की जानकारी प्राप्त करना ठीक रहेगा, क्योंकि अब हम इनकी नीतियां जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला आता है आपके मेटरनिक। उसकी नीतियां क्या रही थी कि वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिज्ञों में मेटरनिक एक असाधारण व्यक्ति था और मेटरनिक एक अच्छे परिवार से था जिसका जन्म 1773 में हुआ था और जब वह ऑस्ट्रिया में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तब फ्रांस में क्रांति आरंभ हुई थी और फ्रांस से भागे हुए कुलीनों से क्रांति की कहानियां सुन सुनकर उसके हृदय में क्रांतिकारियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए वह क्रांति तथा नवीन प्रवृत्तियों का कट्टर शत्रु बन गया था। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री के परिवार में विवाह होने से वह उन्नति की सीढ़ियां शीघ्रता से चढ़ता गया और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया की राजनीति में उसने इतना महत्व प्राप्त कर लिया कि ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने उसे 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री की पद पर उसको नियुक्त कर दिया और उस समय से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक न केवल ऑस्ट्रिया का कर्णधारी बना रहा वरन वह यूरोपीय राजनीतिक रंगमंच जो उसके ऊपर पूरी तरह से छाया रहा। मेटरनिक ने गंभीर से गंभीर समस्याएं जो उनको भी बड़ी सरलता से सुलझाने की उसमें क्षमता थी। वह क्रांति की भावनाओं का दमन कर प्राचीन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के पक्ष में था। वह क्रांति को एक ऐसी भीषण बीमारी समझता था जिसका तुरंत इलाज होना जरूरी है। वह तो यहां तक कहा करता था कि शासकों को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी प्रजा के भाग्य का फैसला करें। शासक केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता के प्रति। उसकी यह भी मान्यता थी कि स्वतंत्रता की अपेक्षा शांति और व्यवस्था की अधिक जरूरत है और यूरोप के तत्कालिक वातावरण में इन्हीं विचारों की प्रधानता थी, क्योंकि वह क्रांति की प्रतिक्रिया का युग था तथा मेटरनिक इस प्रतिक्रिया का प्रमुख प्रतिनिधि था और इसीलिए उसे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उसकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही और उसके आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिक अनुभव, स्वाभाविक मृदुलता, जटिल समस्याओं को सुलझाने की योग्यता तथा षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों का अनुपम संगम था। इसीलिए वह वियना के भंवरों से युक्त तालाब में मछली के समान सफलता से तैरता रहा। मेटरनिक की नीति का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा करना था। वह भली भांति जानता था कि ऑस्ट्रिया ऐसे बेमेल राज्यों का समूह है जो किसी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित न होकर केवल सम्राट की केंद्रीय निरंकुश शक्ति द्वारा नियंत्रित था।
इसीलिए वह राष्ट्रवादी आंदोलनों तथा प्रगतिशील विचारों का कट्टर विरोधी था। DM केटलबी ने लिखा है कि उसने ऑस्ट्रिया के स्थायित्व को संतुलित यूरोपीय व्यवस्था पर आधारित करने तथा जहां तक हो सके यथास्थिति बनाए रखना तथा समान विचार वाले शासकों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन दूसरी पंक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। वह क्रांति को एक विभीषिका मानता था और इसीलिए उसे घोर प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान वेबस्टर ने उसके कूटनीतिक चातुर्य को स्वीकार करते हुए उसे अवसरवादी की संज्ञा दी और वियना कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी नीति से ही प्रभावित थे। मेटरनिख जीवन भर प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध लड़ता रहा और 40 वर्ष तक ऑस्ट्रिया की सेवा करने के बाद सन 1848 में उसे ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग जाने के लिए विवश होना पड़ा। जार अलेक्जेंडर प्रथम कि रूस का सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम यद्यपि शक्तिशाली व्यक्ति था किंतु वह प्रथम श्रेणी का कूटनीतिज्ञ नहीं था और नेपोलियन को पराजित करने में उसका सबसे बड़ा योगदान था। अतः वियना सम्मेलन में उसकी सम्मति लेना जरूरी समझा जाने लगा और रूस के किसी भी सम्राट को इससे पूर्व इतना सम्मान नहीं मिला था। रूस ने पहली बार यूरोप का नेतृत्व किया था तथा ब्रिटेन व ऑस्ट्रिया उसकी बढ़ती हुई शक्ति से शंकित थे। यद्यपि जार अलेक्जेंडर मेटरनिख की भांति कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था किंतु उसकी विशाल सैन्य शक्ति के कारण उसके सुझाव जो विशेष वजन रखते थे और वह कल्पनाशील, अस्थिर, अभिमानी, सरलता से प्रभावित होने वाला एवं अव्यवहारिक था। उसमें उदारवाद एवं निरंकुशता की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का विचित्र संगम था। इसी प्रकार से अब कैसलरे ब्रिटेन ने भी नेपोलियन को पराजित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी तथा उसके विदेश मंत्री कैसलरे ने युद्ध के संकटपूर्ण काल में भी नेपोलियन के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों के गुट को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। कैसलरे एक चतुर कूटनीतिज्ञ था और उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में किसी एक राष्ट्र को शक्तिशाली होने से रोकना था। कैसलरे ने वियना सम्मेलन में शक्ति संतुलन की नीति अपनाई तथा सुरक्षा एवं व्यावहारिक हितों की दृष्टि से ब्रिटेन की समुद्री शक्ति को सर्वोच्चता का अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह मेटरनिख की भांति अपने विचारों को जोरदार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था तथापि वह अपने मित्रों को सदैव प्रभावित करता रहा और कैसलरे ने दास व्यापार को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया और फरवरी 1815 तक वह वियना की प्रमुख प्रतिनिधि उसके रूप में रहा। इसी तरह से तैलेरा वियना सम्मेलन में तैलेरा फ्रांस के सम्राट लुई 18वें के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। वह नेपोलियन के शासनकाल में 1799 से 1807 तक फ्रांस का विदेश मंत्री रह चुका था। जब मार्च 1814 में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पेरिस में प्रवेश हुई तब तैलेरा ने ही नेपोलियन को गद्दी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि उसने नेपोलियन की बड़ी भक्ति और श्रद्धा से सेवा की किंतु उसके पतन के साथ ही उसका अपना रंग जो बदल लिया और बोर्बो वंश का कट्टर समर्थक बन गया। एक पराजित राष्ट्र का प्रतिनिधि होते हुए भी उसने सम्मेलन के निर्णयों पर विजयी राष्ट्रों के समान ही प्रभाव डाला और सम्मेलन में आए कूटनीतिज्ञों के पारस्परिक मतभेदों से लाभ उठाकर अपने देश को युद्ध की क्षति से बचा लिया और रूस और ऑस्ट्रिया के मतभेद से लाभ उठाकर अपने पराजित देश को यूरोप में पुनः सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। यद्यपि तैलेरा वियना सम्मेलन में एक सफल कूटनीतिज्ञ सिद्ध हुआ था तथा फ्रांस की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की परंतु सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात फ्रांस में उसे सम्मानित पद प्राप्त नहीं हो सकता। और इन चारों शक्तियों के अलावा प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाग लिया और वह अपने मित्र जार अलेक्जेंडर से पूरी तरह से प्रभावित था। अतः उसने स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने की चेष्टा नहीं की। उसने केवल रूस के विदेश नीति का ही मूलतः अनुसरण किया और प्रशा के शासक मुख्य प्रतिनिधि प्रिंस हार्डनबर्ग तथा उसके सहायक बरेन हाम्बोल्ट ही अपने राज्य के लिए अधिक से अधिक भूभाग प्राप्त करके जर्मनी में प्रशा की प्रधानता स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे। फ्रेडरिक विलियम तृतीय के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाग लिया था और उससे सभी प्रतिनिधियों के पीछे गुप्तचर लगा दिए ताकि उसे उसकी प्रत्येक गतिविधि जो उसकी जानकारी मिल सके।